अस्सलाम वालेकुम, आई एम डूड हॉरर एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर ब्रांड न्यू सीरीज़ जहाँ पर हम अर्बन लेजेंड्स को डिस्कस करते हैं। और हमारे आज के एपिसोड का टॉपिक है द बेल विच। नाम से तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हम एक विच की बात कर रहे हैं, बट वाई द बेल विच और क्या है इसमें ऐसा ख़ास कि जो कि अमेरिका की इसको मोस्ट फेमस घोस्ट स्टोरी भी बनाता है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स डाइव इनटू इट। एक रात दो भाई अपने कमरे में सो रहे होते हैं जब उन्हें कुछ शोर सुनाई देता है। ऐसा शोर जैसे दीवारों के अंदर कोई रेंग रहा होता है। एट फर्स्ट उन्हें भी हमारी तरह चूहे और बिल्लियों का ही ख्याल आता है, लेकिन जब उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो अपने बेड से उठते हैं और जैसे ही उनके पैर ज़मीन पर पहुंचते हैं, वो जो शोर उन्हें सुनाई दे रहा होता है वो रुक जाता है। लेकिन वो क्या जानते थे कि ये तो महज कई सालों तक चलने वाले एक नाइटमेयर की बस शुरुआत है। हम बात कर रहे हैं बेल विच की, जो कि अमेरिका की मोस्ट फेमस घोस्ट स्टोरी होने के साथ साथ फर्स्ट ऑफिशियली रिकॉर्डेड पैरानॉर्मल केस भी है, जिसमें एक इंसान की मौत का जिम्मेदार एक अनसीन सुपर नेचुरल एंटिटी को ठहराया गया है। सिर्फ यही नहीं, 100 ऑफ ईयर्स के बाद आज भी बेल विच मूवीज़, बुक्स, नॉवेल्स और पैरानॉर्मल एंथुजियास्ट्स की डिबेट में आज भी जिंदा है। और इस सब की शुरुआत होती है 18th सेंचुरी में। अमेरिका के स्टेट टेनेसी में मौजूद रेड रिवर के साथ एक छोटा सा टाउन जो कि एडम्स के नाम से जाना जाता है। हज़ारों स्मॉल टाउन्स की तरह ये भी एक पीसफुल और खामोश टाउन है, लेकिन इसके हम्बल एक्सटीरियर के पार देखा जाए तो ये टाउन अपने अंदर एक बहुत ही खौफनाक और डार्क पास्ट छुपाए बैठा है। एक ऐसी हॉन्टिंग जो कि आज से 200 साल पहले वजूद में आई, जिसकी रिपोर्ट्स आज भी सुनने को मिलती हैं। 1804 में जॉन बेल अलॉन्ग विद हिज वाइफ लूसी विलियम्स बेल दूसरी फैमिलीज के हमरा नॉर्थ कैरोलिना से रेड रिवर टेनेसी की तरफ रवाना होते हैं। अगले चंद सालों में बेल्स अपने नए टाउन एडम्स में न सिर्फ एडजस्ट कर लेते हैं, बल्कि एक सक्सेसफुल और प्रॉस्परस ज़िंदगी में मसरूफ़ भी हो जाते हैं। ऑल्दो जॉन बेल अपनी कम्युनिटी में काफ़ी वेल रिस्पेक्टेड और नोबेल इंसान समझा जाता था, यहाँ तक कि अगर किसी को कोई फाइनेंशियल ज़रूरत भी पड़ती तो जॉन उसकी मदद लाजमी करते। लेकिन 1810 में एक ऐसा स्कैंडल उठता है जो कि जॉन बेल की शख्सियत पर सवाल उठाता है। एक और ग्रुप जो कि नॉर्थ कैरोलिना से टेनेसी में मूव इन हुआ था, वो था बैट्स फैमिली का, जिनकी बेल्स के साथ कुछ खास बनती नहीं थी। और फिर यूं हुआ कि एक ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट के बाद बैट्स के दिल में जॉन बेल और उसकी फैमिली के लिए सिवाय नफरत के कुछ नहीं था। फ्रेडरिक बैट, जो कि अपनी बैट्स फैमिली के सरबराह थे, एक रोज़ फार्म पे काम करते हुए वो एक्सीडेंटली इस कदर ज़ख्मी हो गए कि उन्हें अपनी बाकी की ज़िंदगी मजदूर बन के गुजारनी पड़ी। और कोई ऑप्शन नज़र में ना आते हुए फ्रेडरिक के पास अपनी प्रॉपर्टी के पार्ट्स बेचना ही एक ऑप्शन था, जिसमें से मोस्ट ऑफ द लैंड जॉन बेल ने परचेज़ किया था। एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि दोनों फैमिलीज़ के दरमियान ना ख़त्म होने वाली कॉन्फ्लिक्ट को अंजाम दे गई थी। फ्रेडरिक बैट की बीवी अपनी फैमिली की डेस्परेट सिचुएशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाने पर जॉन बेल को कसूरवार ठहराती है। उनका ये कहना था कि जॉन बेल ने उनके लैंड को एक्चुअल प्राइस से काफ़ी कम दाम में ख़रीदा है। और तब केट ने जॉन से एक बात कही थी कि वो जॉन और उसकी फैमिली को इस मिसडीड के लिए सफ़र करवाएगी, लेकिन उस वक्त इस बात को महज जज्बात समझकर इग्नोर कर दिया गया था। सिचुएशन मज़ीद एस्केलेट तब हुई जब जॉन बेल ने फ्रेडरिक के भाई बेंजामिन से एक स्लेव लड़की का सौदा किया था। क्योंकि तब वो लड़की बहुत छोटी थी, तो जॉन ने यही बेहतर समझा कि वक्ती तौर पर वो अपनी माँ के पास अपना वक्त गुजारे और जब वो बड़ी हो जाए तो फिर जॉन उसको अपने साथ ले जाए। वक्त गुजरने के साथ साथ जब वो वक्त आया तब बेंजामिन अपनी डील से कुछ डगमगा गया था, जिस पर जॉन ने उसी लड़की को दुगनी कीमत पर वापस बेंजामिन को बेच दिया था। अब सिवाय पॉवर्टी और फ्रस्ट्रेशन के बैट्स फैमिली के पास और कुछ बाकी नहीं था। जॉन ने सारी सूरत हाल को फेयर डीलिंग कंसीडर करते हुए हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता था, वो भी कोर्ट के थ्रू। लेकिन इसी सब के दौरान बेंजामिन ने जॉन के ऊपर एक लॉ सूट फाइल कर दिया था, वो भी एक्सटॉर्शन का, जिसके बारे में जॉन को कुछ खास इल्म नहीं था और इवेंचुअली वो कोर्ट हियरिंग अटेंड नहीं कर पाया, जिस पर मजीद कोर्ट ने अपना फैसला बेंजामिन के हक में क्लोज कर दिया था और अब जॉन कुछ भी नहीं कर सकता था। ये वो पॉइंट था जब जॉन को एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया था, यानी कि अब ना तो जॉन चर्च का हिस्सा था, ना वो चर्च जा सकता था और ना ही वो कम्युनिटी की किसी एक्टिविटी में पार्ट ले सकता था। कोई नहीं जानता था कि इसके बाद अब जॉन और उसकी फैमिली के साथ क्या कुछ होने वाला है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि ये तो महज एक शुरुआत थी और अब जॉन की ज़िंदगी में एक शैतानी दरवाज़ा खुल चुका है। अपने हस्बैंड की माजूरी के बाद केट अपनी फैमिली की एक प्रोमिनेंट मेंबर बन चुकी थी।
मगर कम्युनिटी को ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि लोगों के मुताबिक केट का कैरेक्टर कुछ अच्छा नहीं था। यहाँ तक कि चर्च के अंदर भी केट का बिहेवियर काफ़ी क्वेश्चनेबल था। और तो और लोगों का ये भी मानना था कि केट विचक्राफ्ट जैसी ईवल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। ये कहना किसी के लिए नामुमकिन नहीं था कि केट के हस्बैंड के साथ जो कुछ हुआ वो उसी की ईवल प्रैक्टिसेस का नतीजा है, लेकिन इस सब के बावजूद किसी की हिम्मत नहीं थी कि ये सब वो केट के मुंह पर कह सके। लोग सिंपली केट को अवॉइड करना ही प्रेफर करते थे। अब क्योंकि कोर्ट अपना फैसला जॉन के ख़िलाफ़ कर चुका था और जॉन कम्युनिटी का पार्ट नहीं था, सो एक मरतबा 1810 में जॉन अपने लैंड के ऊपर हंटिंग कर रहा था, जब उसने एक क्रीचर को इनकाउंटर किया जो कि आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। अकॉर्डिंग टू जॉन, वो क्रीचर दिखने में कुछ ऐसा था जिसकी हड्डियां बार बार टूटकर दोबारा जुड़ी हों, जिसका धड़ एक कुत्ते की तरह था और उसका सर एक खरगोश की तरह मालूम हो रहा था, बेहद खौफनाक और ब्लैक फर में फुली कवर्ड। अपने इंट्रूसिव थॉट्स पर अमल करते हुए फ्रेडरिक ने अपनी राइफ़ल उसके ऊपर पॉइंट की और जैसे ही उस पर फायर किया, वो क्रीचर वहाँ से थिन एयर में डिसअपियर हो गया, एज इफ कि वो वहाँ पर कभी था ही नहीं। इस इंसिडेंट के फ़ौरन बाद जॉन के घर में स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ होने लगी। अक्सर शाम के औकात में उन्हें ऐसे लगता जैसे फ्रंट यार्ड में कोई पत्थर फेंक रहा है। जब उसे चेक करते थे तो कोई भी सोर्स नहीं मिलती थी और किसी ट्रेस पासर के ट्रेसेस भी उन्हें नहीं मिलते थे। फिर आज आकर उन्हें यही लगा कि शायद ये बैट्स फैमिली का काम हो सकता है, जो शायद उन्हें तंग कर रहे हैं। लेकिन फिर जो आवाज़ें घर के बाहर से आती थी, अब वो घर के अंदर से आना शुरू हो गई थी। ज़ोरदार धमक, दीवारों और फ्लोर से स्क्रैचिंग की आवाज़, चूहों के कुरेदने का शोर, जैसे उनके बिल्कुल बेड के पैरों वाली जानिब से आवाज़ आ रही हो। लेकिन जब चेक करते थे तो वहाँ कुछ भी नहीं होता था और इस शोर और इन आवाज़ों की सोर्स कभी भी नहीं मिल पाती थी। फिर ये सब इवेंचुअली बेल्स को साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट करने लगा, यहाँ तक कि उनकी नींद भी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी थी। ये जानते हुए कि इसके मुतालिक कुछ खास किया नहीं जा सकता, बेल्स ने सिंपली इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर जो एक्टिविटी साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट कर रही थी, अब वो साइकोलॉजिकल से फिज़िकल अटैक्स में तब्दील हो रही थी। एक रात जॉन बेल की बेटी एलिजाबेथ बेट्सी बेल रोज़मर्रा के शोर से उठ गई, जो रात के पहर उन्हें अक्सर सुनाई देता था। ये सोचकर कि आज वो इन्वेस्टिगेट करेगी कि आखिर ये माजरा क्या है, ये आवाज़ें कहाँ से नमूदार होती हैं। जैसे ही बेट्सी अपने बेड से उठने की कोशिश करती है तो उसे एहसास होता है कि उसके बाल बेड से बंधे हुए हैं, एज इफ़ के किसी ने इंटेंशनली उसके बालों को बेड के साथ नॉट लगाकर बांधा हो। अब क्योंकि बेट्सी अपने बेड से उठना चाहती थी, तो उठने की नाकाम कोशिश के दौरान बेट्सी को एक अननोन फोर्स से ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह के ऊपर रसीद हुए, इस कदर ज़ोरदार कि बेट्सी के मुंह के ऊपर लाल उंगलियों के निशान वाज़िया हो चुके थे। शोर सुनकर जब सब घर वाले बेट्सी के इर्द गिर्द मौजूद हुए तो तब उन्हें पता चला कि ये सिर्फ बेट्सी के साथ नहीं, बल्कि घर के सबसे छोटे बेटे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसके न सिर्फ मुंह पर बल्कि उसकी टांगों पर भी लाल उंगलियों के निशान मौजूद हैं। इस सब के बावजूद बेल्स ने यही बेहतर समझा कि ये बात घर से बाहर ना जाए। इस सब को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी रिलीजियस रिचुअल्स भी परफॉर्म की गई, लेकिन कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और ठीक इसी दौरान अब घर के अंदर परछाइयाँ, अक्स और साए भी नज़र आना शुरू हो गए थे। घर के काम वालों के मुताबिक उन्हें स्ट्रेंज एनिमल्स और बर्ड्स नज़र आने लगे थे, जो कि इंसानी ज़ुबान में बात कर सकते थे। एक बार अपनी फील्ड में वॉक करते हुए बेट्सी को ग्रीन ड्रेस में एक लड़की दरख्त के साथ लटकती हुई दिखाई देती है, जो कि इवेंचुअली उसी टाइम गायब भी हो गई थी। ना सिर्फ ये बल्कि खौफनाक आवाज़ें और फिज़िकल अटैक्स अब इस कदर बढ़ चुके थे कि बेल्स फैमिली के लिए ये सब खुद से हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तभी बेल ने अपने नेबर जॉनस्टन से इस सब के बारे में डिस्कस किया और उससे उसकी मदद ली, जिस पर जॉनस्टन एग्री कर गया। फिर रोज़मर्रा की रूटीन के मुताबिक जॉनस्टन और उसकी बीवी बेल्स के घर जाया करते थे। वहाँ मिलकर वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अंजाम देते थे, प्रेयर्स करते थे ताकि इस बला से छुटकारा मिल जाए। लेकिन उस सब से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, अंटिल एक दिन जब जॉनस्टन ने उस ईविल एंटिटी से मुखातिब होकर उसका नाम पूछा और ठीक तभी घर में आउट ऑफ नोवेयर एक ऐसी खौफनाक आवाज़ नमूदार हुई जिसमें उस ईविल एंटिटी ने अपना नाम जाहिर किया, और वो नाम था केट। बेशुमार अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद जॉनस्टन ने जॉन को एडवाइस किया कि इस बात को अब कम्युनिटी के अंदर डिस्कस करना ही बेहतर है। ना चाहते हुए जॉन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो इस बात पर एग्री कर गया और अब ये बात दूर दूर तक फैल चुकी थी। ना सिर्फ कम्युनिटी के बल्कि दूर दराज के लोग भी जॉन के घर उस ईविल एंटिटी को विटनेस करने आया करते थे
वो एंटिटी जो अपनी इनिशियल स्टेज पर खामोश थी, अब लोगों की मौजूदगी होने के बावजूद अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाते हुए हेजिटेट नहीं करती थी। इवेंचुअली ये न्यूज़ उस वक्त आर्मी जनरल एंड्रयू जैक्सन तक पहुंच गई। जैक्सन ने डिसाइड किया कि वो अपने ग्रुप ऑफ ट्रूप्स के साथ कुछ रातें बेल्स के घर गुजारने जाएगा। जब उसके एक सोल्जर ने अपने पास सिल्वर बुलेट्स ले रखी थी और उसने कहा था कि जब भी वो उस बेल विच को इनकाउंटर करेगा वो इन सिल्वर बुलेट्स की मदद से उस बेल विच को मार गिराएगा। आखिरकार जब जैक्सन और उसके ट्रूप्स बेल प्रॉपर्टी पर पहुंचे तो वहाँ पर उन्हें एक अजीब सी वहशत और खौफ महसूस हो रहा था, जो कि आज से पहले उन्होंने कभी फील नहीं किया था। उनका इरादा उस घर में कई रातें गुजारने का था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको अगले ही रोज़ वापसी के लिए रवाना होना पड़ा। तब जैक्सन ने एक जुमला कहा था कि वो इंटायर ब्रिटिश आर्मी का सामना करने के लिए तैयार है, बजाय इसके कि उसे एक और रात उस घर में गुजारनी पड़े। दिखने और सुनने में तो अब यही लगता था कि बेल्स फैमिली के तकरीबन सभी मेंबर्स उस बेल विच की हैरेसमेंट का शिकार बन चुके थे, लेकिन एक कैरेक्टर ऐसा था जिसका रिलेशन उस बेल विच के साथ थोड़ा अलग था, और वो थी लूसी विलियम्स, यानी कि जॉन की वाइफ। एक मरतबा लूसी विलियम्स इस कदर बीमार हो गई थी कि उसके बचने के चांसेस ऑलमोस्ट नामुमकिन थे। तब रोज़ सुबह उसके बेड के ऊपर आउट ऑफ नोवेयर हेज़लनट और ग्रेप्स जैसे फ्रूट्स नमूदार हो जाया करते थे। ग्रेजुअली लूसी की हेल्थ ना सिर्फ इम्प्रूव हुई बल्कि उसने कम्प्लीटली रिकवर भी कर लिया। इसके बरक्स जहाँ लूसी की हेल्थ इम्प्रूव हो रही थी वहीं जॉन की ख़राब हो रही थी। 20 दिसंबर की मॉर्निंग में जॉन की डेथ हो गई। स्ट्रेंज बात यह थी कि जॉन के मुंह से एक पंजेंट स्मेल आ रही थी, जो कि उसी रूम में पड़ी एक वाइल की बोतल से भी आ रही थी। लॉजिकली उस वक्त जॉन की डेथ का जिम्मेदार लूसी विलियम्स को ठहराया जा रहा था, क्योंकि जहां सभी फैमिली मेंबर्स उस बेल विच का शिकार बन चुके थे, लूसी विलियम्स के लिए बेल विच काफ़ी सिंपैथेटिक साबित हुई थी। अब क्योंकि इस दौरान सभी लोगों का शक लूसी विलियम के ऊपर था कि शायद जॉन की मौत की जिम्मेदार वो है, तभी आउट ऑफ नोवेयर घर में दोबारा एक ऐसी आवाज़ नमूदार होती है जो बताती है कि एक रात पहले जॉन की मेडिसिन को उसने फिक्स किया था और उसे एक हैवी डोज दी थी कि अब शायद वो दोबारा कभी अपने बेड से उठ ना सके। और वो आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि केट की थी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूएस हिस्ट्री एक इंसान की मौत का जिम्मेदार एक अनसीन सुपरनेचुरल एंटिटी को ठहराया गया था। केट के लिए फ़िलहाल जॉन की डेथ काफ़ी नहीं थी, जिसकी वजह से जॉन के फ्यूनरल पर काफ़ी लोगों ने बेल विच की प्रेजेंस को विटनेस किया था, जहाँ पर बेल विच ने काफ़ी खौफनाक अंदाज में फ्यूनरल के तौर तरीक़ों का मजाक बनाया था। जॉन की डेथ के बाद अब ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो रही थी। जो शोर सुनाई देता था वो थम रहा था और जो फिज़िकल अटैक्स थे वो अब कम्प्लीटली रुक चुके थे। अंटिल 1821 में जब बेट्सी का रिश्ता एक वेल रिस्पेक्टेड आदमी की तरफ से आया जिसका नाम जोशुआ गार्डनर था, तब बेट्सी को दोबारा वही लड़की दिखाई दी जो एक बार पहले उसे बचपन में दिखाई दी थी, ग्रीन ड्रेस पहने हुए, दरख्त पे लटकते हुए, जो बेट्सी को वार्न कर रही थी कि वो इस शादी से इनकार कर दे। इस बात से खौफज़दा कि बेल विच का सिलसिला उसकी ज़िंदगी में दोबारा शुरू ना हो जाए, बेट्सी ने उस रिश्ते से इनकार कर देना ही भलाई समझा। अब इस सब के बाद एक कंक्लूजन है जिसे डिस्कस करना लाजमी है। क्या ये सब जो उस बेल प्रॉपर्टी में हो रहा था, क्या वाकई इस सब के पीछे एक पैरानॉर्मल एंटिटी का हाथ था, या फिर ये सब एक मनगढ़ंत कहानी है जो कि जॉन की डेथ के लिए एक कवर अप स्टोरी बनाई गई थी? क्योंकि आज तक इसकी कोई रिटन फॉर्म कहीं पर मौजूद नहीं है। बेल विच के मुतालिक जो कुछ भी मौजूद है वो एक बंदे से दूसरे बंदे तक बात होते हुए आगे फैली है और इसी तरह से ये रिटन आज के दौर में डॉक्यूमेंट की गई है। लिहाजा ये कहानी कितनी सच है और कितनी नहीं, इसका पता लगाया शायद नहीं जा सकता। मगर पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स की तो बेल प्रॉपर्टी के ऊपर आज भी विजिटर्स को पैरानॉर्मल इवेंट्स फील होते हैं। बेल विच हॉन्टिंग बहुत सालों से पुरअसरार कहानियों में ना सिर्फ सुनाई जाती है बल्कि बहुत मकबूल है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि इससे जुड़े बहुत से वाक़यात जॉन बेल के मर्डर को छुपाने के लिए इसके साथ जोड़े गए थे। यहाँ ये नोट करना भी ज़रूरी है कि जॉन बेल की बीवी लूसी बेल जॉन विलियम्स जूनियर की सबसे छोटी बहन थी, जो और किसी का नहीं बल्कि केट विलियम बैट्स का बाप था। क्या बेल की डेथ केट और लूसी के बीच में होने वाले झगड़े की वजह से हुई? अब यहाँ पर यह सवाल भी बनता है कि लूसी को अपने ही बच्चों को टॉर्चर करके क्या मिलता, जबकि वो तो खुद उस बेल विच से पीछा छुड़ा रही थी। केट बैट्स 1830 तक जिंदा थी, लिहाजा ये बात साफ है कि इन हॉन्टिंग्स की वजह उसकी कोई
बदरू नहीं थी। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोगों का ये मानना भी है कि ये सब वाक़यात पूरी तरह से हकीकत पर मबनी है और ये भी कि केट ने अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी डीमन का सहारा लिया था। यहाँ तक कहा जाता है कि उस इलाके में अभी भी अजीबोगरीब वाक़यात देखे जा चुके हैं। जैसे कि बताया जाता है कि उस घर में मौजूद किचन कैबिनेट्स जो सालों से लॉक थे, उन्हें ना सिर्फ खुला देखा गया है बल्कि उसमें मौजूद बर्तन ज़मीन पर बहुत बुरी तरह फेंके गए हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि कोई एक बर्तन भी इतनी शिद्दत से गिरने के बावजूद टूटा नहीं बल्कि अपनी सही हालत में मौजूद थे। इसके अलावा रिसेंटली ये देखा गया था कि वो लोग जो इन्वेस्टिगेशंस के लिए बेल प्रॉपर्टी को विज़िट करते हैं, वो अपने साथ अगर वहाँ का कुछ भी लेकर वापस चले जाएं तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे ही एक इन्वेस्टिगेटर एक पत्थर उठाकर वहाँ से ले आया था, जिसके बाद उसे ना सिर्फ अपनी फैमिली बल्कि अपना घर और जॉब भी छोड़ना पड़ी थी। पत्थर उठाना और ये सब कुछ होना महज इत्तेफाक भी तो हो सकता है, बट स्टिल हु नोज़। बेल विच के बारे में और बेल विच हॉन्टिंग के मुतालिक आपकी क्या राय है? इसके अंदर क्या हकीकत हो सकती है और क्या पैरानॉर्मल इवेंट्स इसके साथ जुड़े हो सकते हैं? आपकी राय सुनना मुझे बहुत पसंद है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आई विल रीड योर कमेंट्स। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।